हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई एम संदीप बेनीवाल। आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे कक्षा 12th के 5th लेसन के बारे में। इससे पहले अपने कुछ उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सस्यावर्तन या फसल चक्कर या क्रॉप रोटेशन। चलिए सबसे पहले अपने अध्याय का नाम लिखते हैं, शुष्क खेती। शुष्क खेती के बारे में अपने बात की थी। परिभाषा, महत्व एवं सिद्धांत, इनके बारे में अपने चर्चा करनी है। तो शुष्क खेती क्या होती है, किस प्रकार से होती है, अपने को क्या करना चाहिए, राजस्थान में क्यों आवश्यक है, इन सब की चर्चा अपने कर ली थी। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में भी अपने चर्चा कर ली थी, मतलब कृषि जलवायु खंड के बारे में भी चर्चा कर ली थी। आज अपने करते हैं सस्यावर्तन, ठीक है, या फसल चक्कर क्या होता है। सस्यावर्तन या इसको बोलते हैं फसल चक्कर या बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। सस्यावर्तन, फसल चक्कर या क्रॉप रोटेशन क्या होता है। रोटेशन मतलब घुमाना, ठीक है, फसलों को घुमाना। ऐसा तो है नहीं जड़ें ऊपर फूल नीचे, ऐसे नहीं घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे कि फसलों को ऐसे हेर फेर कर बोलना या अदल बदल कर बोना कि उत्पादन भी अधिक हो और उर्वरता शक्ति, जो भूमि की उर्वरा शक्ति है, उसमें भी नुकसान ना हो। चलिए इस परिभाषा को अपने लिखते हैं। फसलों को ऐसे हेरफेर या बदलकर बोया जाए जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति, मतलब जो भूमि में उर्वरा शक्ति है, उसको भूमि में उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो, ऐसे हेरफेर कर बोना, ऐसे बदल कर बोना जिससे नुकसान नहीं हो भूमि की उर्वरा शक्ति को और उत्पादन भी अधिक प्राप्त हो। तो इसको क्या बोलेंगे, फसल चक्कर बोलेंगे। फसल चक्कर कहलाता है, फसल चक्कर या सस्यावर्तन कहलाता है। फसल चक्कर 1, 2 या 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए तैयार किया जाता है। मतलब या तो 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए अपने पहले से योजना बना लेंगे, अगले सीजन में अपने ये फसल बोनी है, ठीक है। फसल चक्कर हमेशा खरीफ ऋतु से शुरू होता है, खरीफ ऋतु से शुरू होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फसल चक्कर किस प्रकार से होता है। टोटली फसल चक्कर का अपने उदाहरण देखते हैं तो
कोई एक उदाहरण अपने नोट करते हैं, 1 वर्षीय का, कोई एक द्विवर्षीय का और कोई एक बहुवर्षीय या 3 वर्षीय का उदाहरण नोट करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है 1 वर्षीय। 1 वर्षीय फसल चक्र। तो 1 वर्षीय फसल चक्र कौन सा होता है? जो एक फसल उसमें खरीफ की होगी, दूसरी फसल किसकी होगी? रबी की होगी। वो कौन सा फसल चक्र होगा? 1 वर्षीय फसल चक्र होता है। इसमें क्या होता है? बाजरा, ये कौन सी ऋतु में होगा? खरीफ में, और सरसों। अब ये कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। 6 महीने इसको, 6 महीने इसको, कितना वर्ष लगा? 1 वर्ष लगा। ठीक है। इसके बाद में द्विवर्षीय फसल चक्र। अब द्विवर्षीय फसल चक्र में क्या होता है? 2 वर्षों का समय लगेगा। सबसे पहले अपने देखते हैं ग्वार, गेहूं, बाजरा और चना। अब इसमें देखो, सबसे पहले खरीफ की, फिर गेहूं की, फिर खरीफ की। अब देखो, खरीफ में रिपीटेशन नहीं हो रहा है कि ग्वार के बाद में वापस खरीफ ऋतु में ग्वार नहीं आ रहा है। यही तो हेर फेर कर बोना है, मतलब बदल बदल के बोना है, जिससे क्या होता है? भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और अपने को उत्पादन अधिक प्राप्त हो। फिर क्या होता है? बाजरा। उसके बाद में चना। ये कौन सी में? रबी में आते हैं। रबी की भी कोई चीज रिपीटेशन नहीं है, दोबारा उसी फसल को नहीं लगाया गया है। तो इन बातों का अपने ध्यान रखेंगे। ये द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। और त्रिवर्षीय का देखते हैं। मक्का, गन्ना, धान, गेहूं। अब इसमें 4 ही फसलें हैं, परंतु क्या होता है कि टाइम अधिक लगता है। किसमें? गन्ने में टाइम अधिक लगता है। तो ये क्या होगा? 3 वर्षों का फसल चक्र होगा। सबसे पहले मक्का, खरीफ, फिर क्या होता है? वापस रबी में मक्का बो दिया, वो 1.5 साल चलेगा, फिर खरीफ, फिर गेहूं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 वर्षों का हो जाएगा। 1.5 साल ये, 6 महीने ये, 6 महीने ये, और ये 6 महीने। कितने हो गए? 2 और 1, 3 साल। तो ये क्या होगा? 3 साल के लिए फसल चक्र अपने लिखते हैं। इसको नोट कीजिए। इसके बाद में अपने देखेंगे कि फसल चक्र किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें फसल चक्र बनाने के लिए ध्यान में रखी जाती है, उन चीज़ों को अपने जिक्र करेंगे। हाँ जी, नोट कर लिया। ये था फसल चक्र के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कि फसल चक्र होता क्या है। अब अपने पढ़ेंगे कि फसल चक्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस आधार पर फसल चक्र को मतलब बनाया जाता है। फसल चक्र के सिद्धांत। अब कौन कौन से सिद्धांतों के आधार पर फसल चक्र को बनाया जाता है, इन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे अपने। अब अपने को बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती है, जिस प्रकार से अपने लिखेंगे, नोट करेंगे, साथ साथ में अपने समझते जाएंगे। जैसे फसल चक्र अपनाने के लिए अपने को क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, वो होते हैं उसके सिद्धांत। जैसे अब एक सीजन में अपने यदि गहरी जड़ वाली, यानी जिसकी जड़ बहुत ज़्यादा गहरी जाती है, उस फसल की बुआई की है, तो अपने अगले सीजन में कम गहरी वाली फसल की बुआई करेंगे। उससे क्या होगा? जो गहरी जड़ें जाएगी, वो गहराई से पोषक तत्वों को ऊपर ले आएगी और उसका जितना अवशोषण करेगी जितना उसको आवश्यकता होगी। बाकी पोषक तत्वों को वो ऊपरी भूमि में पृष्ठ मृदा में छोड़ देगी। पृष्ठ मृदा में छोड़ देगी। अगले सीजन में अपने क्या है कि कम गहरी जड़ वाली फसलों को बोएंगे। यदि कम गहरी जड़ वाली फसलें बोएंगे तो जो उस गहरी जड़ वाली फसलों ने ऊपर पोषक तत्व ला के छोड़ा है, तो उसका अवशोषण कौन कर लेगी? कम गहरी जड़ वाली फसल कर लेगी। इस प्रकार से अपने बहुत सारी बातें ध्यान रखें, कम उर्वरक वाली, ज्यादा उर्वरक वाली, और कम पानी चाहने वाली, ज्यादा पानी चाहने वाली, मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली, कम करने वाली, ये सारी चीजें अपने सिद्धांत में पढ़ेंगे 1 बाय 1। अपने सबसे पहला सिद्धांत लिखते हैं। अधिक गहरी जड़ वाली फसल के बाद में
अधिक गहरी जड़ वाली फसल के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलों की बुआई। जड़ वाली फसलों की बुआई क्या लिखा है इसमें, यानी कि अधिक गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में कम गहरी, जिसकी गहराई जड़ की कम होती है, उन फसलों की बुआई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। कपास, कपास की जड़ें अधिक गहरी होती है, उसके बाद में गेहूं की बुआई करेंगे। ये कौन सी ऋतु में, खरीफ में, और ये कौन सी में, रबी में। हमेशा फसल चक्र को खरीफ ऋतु का पहले लिखा जाता है और रबी का बाद में लिखा जाता है। तो कपास गहरी जड़ वाली फसल है और गेहूं कम गहरी जड़ वाली फसल है। उसके बाद में देखते हैं ज्वार और उसके बाद में चना। अब ये गहरी जड़ वाली है, ये कम गहरी जड़ वाली। इस प्रकार से अपने को फसल चक्र का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद में अपने दूसरा देखते हैं कि किस प्रकार से चुनाव करना चाहिए। फलीदार फसलों के बाद या दलहनी फसलों के बाद बिना फली वाले या अदलहनी क्या करेंगे कि दलहनी फसलों के बाद में या फलियां जिनके बनती है उसके बाद में बिना फली वाली या बिना दलहनी या अदलहनी फसलों की बुआई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो दलहनी फसलें होती है या फली वाली जो फसलें होती है वो उसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं और वो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। यदि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे तो क्या होगा कि भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे और ये क्या है, उस नाइट्रोजन का उपयोग कर लेंगे तो अपने को भूमि में नाइट्रोजन नहीं देनी पड़ेगी दूसरे साल भी। पहले साल तो नहीं देनी पड़ी, वो तो है ही है, और दूसरे सीजन में भी अपने को नाइट्रोजन नहीं देनी पड़ेगी। और यदि यहाँ अपने दलहनी फसल बो दी और यहाँ भी दलहनी फसल बो दी, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी। अधिकता से कुछ फसलों में रोग हो जाते हैं, वो अपने सॉइल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कौन सी फसल कौन से पोषक तत्वों की अधिकता से कौन से रोग होते हैं। तो इसको नोट कीजिए। इसका एग्जाम्पल अपने देखते हैं कि ग्वार के बाद में गेहूं या उड़द के बाद में रबी का मक्का। अब रबी के सीजन में एक मक्के की बुआई भी होती है, सेम मक्का होता है परंतु रबी के सीजन में भी इसकी बुआई करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसके प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता, आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है, 11th क्लास में। इसके बाद थर्ड नंबर, किस बात का आपने ध्यान रखेंगे कि अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल। क्या होगा कि अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद अपने कम खाद चाहने वाली फसल का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों? एक तो किसान की आर्थिक स्थिति सही बनी रहेगी कि दोनों सीजन में उसको खाद नहीं देनी पड़ेगी। एक जो इस अधिक चाहने वाली फसल ने खाद के कुछ अंश छोड़ दिए, पूरी का उपयोग नहीं करते, कुछ अंश छूट जाते हैं, तो इसका भरण पोषण इस फसल बो के उसका भरण पोषण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने उदाहरण देखते हैं। आलू में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं कि अपने खाद देते हैं और प्याज में सबसे कम खाद देते हैं। आलू और प्याज का अपने को अपनाना चाहिए। और एग्जाम्पल गन्ना, फिर गेहूं। गन्ने में भी क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या करते हैं, अपने खाद देते हैं, और गेहूं में क्या करते हैं, कम मात्रा में खाद देते हैं। इस प्रकार का फसल चक्र अपनाना चाहिए। इन 3 पॉइंट्स को नोट कीजिए, उसके बाद में अपने आगे और पॉइंट्स देखेंगे।
हाँ जी, नोट कर लिया होगा। फोर्थ नंबर, अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाले, इसका क्या मतलब हुआ? अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद अपने किसका उपयोग करेंगे? कम पानी चाहने वाली फसल का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक तो पानी की बचत होगी और दूसरा क्या होगा कि इसमें अधिक पानी लगाया है तो भूमि वैसे संतृप्त होगी और अधिक पानी की वजह से उसमें वायु नहीं रहेगी तो उसमें सूक्ष्म जीव सही रूप से कार्य नहीं करेंगे। तो दूसरे सीजन में अपने पानी की मात्रा कम वाली फसल रखते हैं। एग्जाम्पल, धान, सरसों, दूसरा धान, चना, तीसरा धान, गेहूं। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? अधिक पानी चाहने वाले के बाद में अपने कम पानी चाहने वाली फसल का उपयोग करते हैं। फिर मृदा क्षरण को प्रोत्साहन करने वाली, मतलब बढ़ाने वाली फसल के बाद मृदा क्षरण रोकने वाली फसल। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि अधिक जो मृदा क्षरण करती है या मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली फसल के बाद में मृदा क्षरण को रोकने वाली फसल का उपयोग करते हैं। जैसे मृदा क्षरण को बढ़ाती कौन सी है? जो ऊपर ज़्यादा बढ़ती है वो फसलें मृदा क्षरण को बढ़ाती है, और मृदा क्षरण को रोकती कौन सी फसलें हैं? जो फसलें मृदा के पैरेलल चलती है, साथ साथ में चलती है, उसको आच्छादित कर देती है, उसको ढक देती है मृदा को। जैसे घास फूल की फसलें, दलहनी फसलें, वो क्या होती है कि मृदा क्षरण को कम करती है। हाँ जी, इसका एग्जाम्पल अपने नोट करते हैं। मक्का, बरसीम, कपास, चना। अब देखो, ये घासकुल की फसल है, ये दलहनी फसल है। या तो अपने दूसरे में घासकुल की फसलें वो और दलहनी फसलें क्या होती है? मृदा क्षरण को रोकती है। और ये मक्का धरती से ऊपर जाता है, कपास भी धरती से काफी ऊपर जाती है, तो ये मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली या प्रोत्साहन करने वाली फसलें होती है। अब एक ध्यान रखने वाली बात है, एक ही कुल की लगातार नहीं बोनी चाहिए। मतलब एक ही कुल की, जैसे घास कुल की या दलहनी कुल की फसलें लगातार नहीं बोनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो कीट व रोग का प्रकोप बढ़ता है। अब क्या होगा? कीट व रोग लगने ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक फसल बोएंगे। अब अपने को पता होता है कि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है या वहाँ पर अपने को मोबाइल मिल जाएगा, गेम खेलने के लिए वहाँ पे अपने को मोबाइल मिल जाएगा। तो अपने क्या करते हैं? पहले दिन वहाँ जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, मिल जाएगा। दूसरे दिन जाते हैं, वहाँ पे मोबाइल मिल जाएगा। तो अपने तीसरे भी दिन पता होगा अपने को कि वहाँ पे तो मोबाइल अपने को निश्चित रूप से मिलना है, दूसरी जगह मिले ना मिले अपने को वहाँ मोबाइल मिलना है। उसी प्रकार कीट और रोग होते हैं। कीट और रोग क्या देखते हैं कि हाँ वहाँ जाएंगे, वहाँ तो वो फसल अपने को तैयार मिलेगी, तो उस फसल में कीट और रोग ज़्यादा लगते हैं जब अपने एक ही कुल की फसलों को बार बार बोते हैं या पुनरावृत्ति करते हैं। तो एक ही फसल की बुआई नहीं करनी चाहिए, कुल चेंज कर देना चाहिए। जैसे उड़द और सरसों, उड़द लेग्यूमिनेसी, सरसों मालवेसी कुल की फसल है। इस प्रकार से क्या होना चाहिए? चेंज कर देना चाहिए। सातवां पॉइंट अपने देखते हैं,
फसल चक्र है वो घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार बनाना चाहिए। अब घरेलू आवश्यकता जैसे अपने को घर पे गेहूं की आवश्यकता होती है, तेल की आवश्यकता होती है, तो अपने क्या करना चाहिए, दाल की आवश्यकता होती है, तो वो सारी चीजें फसल चक्र में ऐड कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपने एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपने को सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, दलहन। इसमें सबसे पहले अपने खरीफ ऋतु में अपने मूंग मोट उड़द को लेते हैं, तो उड़द की आवश्यकता होती है। अपने को देखिए दलहन, तिलहन और खाद्यान्न और रेशे वाले, इन फसलों की आवश्यकता होती है, तो इन फसलों को इसके अंदर ऐड करना चाहिए। तो अपने इसमें देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कि धान के लिए तो अपने को दलहन के लिए अपने को चना, मूंग, उड़द, तिलहन के लिए मूंगफली, सरसों और तिल, इनको ऐड करना चाहिए। खाद्यान्न के लिए अपने को क्या करना चाहिए, गेहूं, बाजरा, ये करना चाहिए। अब रेशे वाली के लिए क्या करना चाहिए, कपास, और चारे के लिए क्या करना चाहिए, पशुओं को चारे की आवश्यकता होती है, जो जई, रिजका, बरसी, ये सारी क्या करनी चाहिए, अपने को ऐड करनी चाहिए। इसको नोट कीजिए। उसके बाद में अपने 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं, उनको देखते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया, 7 पॉइंट हो गए। 8th नंबर अपने देखेंगे अभी। हाँ जी, 8th नंबर, जो फसल अपने बोएंगे जिसकी या तो बाजार में आवश्यकता तो होती है, मांग अधिक हो और अपने पास उस चीज का उद्योग होना चाहिए, तो अपने को रेट क्या होंगे, ज्यादा मिलेंगे। निकटवर्ती कृषि उद्योग, जो निकट में अपने कृषि उद्योग होंगे और फसल की मांग जिसकी बाजार में मांग हो और निकटवर्ती उद्योग हो, मतलब जिस चीज का अपने पास उद्योग हो, जैसे दाल मिल हो तो दाल वाली फसलें ज़्यादा लेंगे, और खाद्यान्न के लिए हो तो खाद्यान्न वाली ज़्यादा लेंगे, तेल की हो, तेल मिल हो तो तेल की ज़्यादा लेंगे, और अपने को कपड़ा बनाने की फैक्ट्री हो तो रेशे वाली फसलें अपने ज़्यादा उत्पादित करेंगे। ठीक है, तो जिस चीज़ की मांग हो उस चीज़ को अपने अधिकता से लेते हैं। 9th नंबर पॉइंट अपने देखते हैं कि लवणीय मृदाओं के लिए लवण सहनशील फसलों की बुआई करते हैं। अब लवणीय मृदाओं में क्या करेंगे, जो लवण सहनशील फसल होगी उसकी अपने क्या करेंगे, बुआई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लवण सहनशील कौन सी फसल है, सनई, कपास, सरसों, डेंचा और चुकंदर, ये क्या होती है, लवण सहनशील फसलें होती है। तो इनकी अपने लवण प्रभावित जो मृदा होगी उसमें इन प्रकार की फसलों का अपने बुआई करेंगे। 10 नंबर अपने देखते हैं। अब जो भी अपने पास कृषि के साधन हो, कृषि साधनों का वर्ष भर पूर्णतः प्रयोग। अब क्या होगा कि जो भी अपने पास कृषि से संबंधित साधन हो, इंस्ट्रूमेंट हो, उनका पूरे साल में अच्छी प्रकार से सभी का
बारी आनी चाहिए, सभी साधनों की यंत्रों की बारी आनी चाहिए और वर्ष पर उनका अच्छा प्रयोग होना चाहिए। इससे क्या होगा कि मृदा की उत्पादकता बढ़ेगी। मृदा की उत्पादकता मतलब अधिक पैदावार होगा, क्योंकि सभी इंस्ट्रूमेंट जब अपने काम लेंगे तो क्या होगा कि खर्च कम आएगा और उत्पादन अधिक होगा। उसके बाद में अपने ये कंप्लीट होता है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे लाभ, इसके फसल चक्र के लाभ क्या क्या है इसको पढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ जी, लाभ क्या क्या लाभ है। देखो आपने क्या बताया था कि एक तो क्या होगा, सभी साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाएगा, सब काम आ जाएंगे, उनके जंगाड़ नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आपका माइंड में पड़ा पड़ा जंगाड़ लग जाता है, वैसे इसका जंगाड़ नहीं लगेगा। दूसरी बात कि मृदा की उर्वरता बढ़ती है। आपने क्या बताया, दलहनी फसलों को लेंगे तो उनकी मृदा की उर्वरता क्या होगी, बढ़ेगी। फिर आपने बताया था कि इसमें यदि अपने घास कुल की फसलें या दलहनी फसलें लेंगे तो मृदा का क्षरण कम होगा। अधिक पानी चाहने वाली, गहरी जड़ वाली, उससे क्या है कि भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बनी रहती है। तो अपने लाभ देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मृदा उर्वरता में वृद्धि। क्या होगा, जब अपने दलहनी फसलों को बोएंगे, दलहनी फसलों से क्या होगा कि मृदा की उर्वरता होगी वो बढ़ेगी। अपने बताया था क्योंकि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। दूसरी बात अपने देखते हैं कि मृदा की भौतिक और जैविक दशा सुधार होगी। मृदा की भौतिक एवं जैविक दशा सुधार कैसे होगा, जब अपने भौतिक एवं जैविक दशा किस प्रकार से सुधार होगी कि सभी फसलें अपने उसमें बुआई करेंगे तो क्या होगा कि सभी फसलों से पूरे संतुलित पोषक तत्व निकलेंगे। अब क्या होता है कि अपने एक ही प्रकार की फसल की यदि बुआई करेंगे तो उसी जो उस फसल को रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी आवश्यकता होगी, वो पोषक तत्व तो क्या हो जाएंगे, भूमि में कम हो जाएंगे। और जिनकी आवश्यकता उस फसल को नहीं है, दूसरी फसल को है, तो दूसरी फसल की अपने बुआई नहीं करते तो क्या हो जाएगी, उनकी कमी हो जाएगी और वो पड़े रहेंगे वेस्टेज। तो क्या होगा, जैविक दशा बिगड़ जाएगी। अब यदि अपने संतुलित प्रयोग करेंगे, सभी फसलें बार बार बोएंगे तो क्या होगा कि संतुलित उनका प्रयोग होगा, संतुलित उनका ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्व होगा, एडॉप्ट होंगे और संतुलित रूप से वो लगेंगे, पूरे बराबर मात्रा में लगेंगे। तो इस प्रकार से मृदा की भौतिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है। अब क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण। अब चौथा पॉइंट इसके साथ ही देखें, 2 पॉइंट देखें। कीट व रोग का नियंत्रण। खरपतवार कीट व रोग का नियंत्रण किस प्रकार से होगा, यदि अपने एक ही कुल की फसल लगाएंगे, अलग अलग फसल, अलग अलग कुल की फसलों से। अपने पढ़ा था कि एक ही कुल की फसल लगाएंगे तो रोग और कीट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। उसी प्रकार उसमें जो खरपतवार उगते हैं, जैसे गेहूं लगाएंगे अपने, तो गेहूं में गेहूं सा खरपतवार मुख्य रूप से होता है, तो वो खरपतवार उसमें जरूर होगा। अब यदि गेहूं की जगह अपने परिवर्तन करके सरसों कर दें या चना कर दें तो गेहूं वाला खरपतवार उसमें नहीं उगेगा तो क्या होगा, खरपतवार नियंत्रण होगा। इसी प्रकार रोग और कीट भी कम लगते हैं, अपने इसका डिस्कस कर लिया था। अगला पॉइंट अपने देखते हैं 5वां, वर्ष भर सभी साधनों का उपयोग। अब आपने देखा था कि सभी साधनों का उपयोग अच्छे से हो जाएगा, जिससे क्या हो गई कि उत्पादकता अधिक होगी और लागत कम होने के कारण क्या होगा, लागत कम होने के कारण उसकी क्या होगी कि उत्पादकता बढ़ेगी। अब अपने अगला पॉइंट देखते हैं, किसान की आर्थिक दशा में सुधार। किसान की
आर्थिक दशा में सुधार। अब किसान की आर्थिक दशा में सुधार कैसे होगा? मृदा उर्वरता बढ़ेगी। अब मृदा उर्वरता बढ़ेगी तो मृदा का उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन यदि बढ़ेगा तो क्या होगा? किसान को पैसा ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तो किसान की दशा में क्या होगा? सुधार होगा, मतलब किसान के पास पैसा आएगा। उसके बाद में अपने देखते हैं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने क्या पढ़ा था कि घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार ही अपने क्या होते हैं? फसल चक्र को अपनाते हैं। तो घरेलू आवश्यकताओं की क्या हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद में अपना अगला पॉइंट देखते हैं, उचित नियोजन। उचित नियोजन का मतलब क्या है? जो चीज अपने को चाहिए, जिस चीज को अपने को रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज अपने क्या होती है? पास में होती है। जैसे अपने को अगली सीजन में मूंग की बिजाई करनी है, ठीक है, तो मूंग अपने को पता है कि अगले सीजन में मुझे मूंग की बिजाई करनी है, तो मूंग से संबंधित जो भी चीज अपने को चाहिएगी उसको अपने पहले से तैयार रखेंगे। ये होता है उचित नियोजन, ठीक है। तो क्योंकि पहले से फसल चक्र बना होता है, मृदा क्षरण रोकता है, मृदा क्षरण रोकने में सहायक। अब मृदा क्षरण रोकने में किस प्रकार से सहायक होगा? मैंने आपको बताया था कि मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलें भी इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे घास व दलहनी, घास व दलहनी फसलें। अब वो क्या होगी कि मृदा क्षरण को रोकेगी, तो उससे क्या होगा? मृदा क्षरण कम होगा। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं अब मृदा के सभी स्तरों में पोषक तत्वों की समान मात्रा होगी। मृदा के सभी स्तरों में पोषक तत्वों की समान मात्रा। अब मृदा में क्या होगा कि पोषक तत्व बराबर रूप में लेंगे तो उसमें क्या होगी? संतुलित मात्रा रहेगी। ये सब क्या है? इसके लाभ है, किसके? फसल चक्र के या सस्यावर्तन के लाभ है। अपने एक और देखते हैं, फसल की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। गुणवत्ता में वृद्धि। अब क्या होगा कि उसको उचित पोषक तत्व मिलेंगे तो वो अच्छा से विकास कर पाएगा, और अच्छे से विकास कर पाएगा तो क्या होगी? उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। मृदा विकार में कमी, मतलब है कि एक फसल के लगाने से वो पोषक तत्व कम हो जाते हैं, और कम हो जाने के कारण उसमें क्या हो जाती है कि वो फसल दोबारा से अच्छी नहीं हो पाती है और मृदा की संरचना बिगड़ जाती है। इस प्रकार से मृदा के विकार भी नहीं होगा। तो ये सब इसके सारे लाभ थे। आज अपने सस्यवर्धन के बारे में या फसल चक्र के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है और इसको किस आधार पर बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कौन कौन सी बातें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, और अंत में हमने पढ़ा कि इसके लाभ क्या क्या है, तो क्या क्या सस्यवर्धन से लाभ होते हैं, इनके बारे में अपना चर्चा की थी। आगे अपने चर्चा करेंगे कि मिश्रित फसल क्या होती है, किस प्रकार से मिश्रित फसलों को बोया जाता है, अंतराशिषण क्या होता है, इनकी चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही काफ़ी रहेगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में यदि कोई आपका सजेशन हो हमारे लिए तो आप उसे भी हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।